हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 2 भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए तैयार किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। सेकेंड कथन है, यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का केवल 60% हिस्सा ही कवर करता है। बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन दिया है कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। बिल्कुल कथन सही है ना। भूमि क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कि यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का केवल 60% हिस्सा ही कवर करता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का मात्र 30% ही कवर कर पाता है। ठीक है, तो सेकेंड कथन गलत है। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सही है, तो सही है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। यह पृथ्वी को सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है पहाड़ों की खड़ी ढलान। सेकेंड दे रखा है रेगिस्तानी इलाके। थर्ड में दिया है नदी घाटियाँ। फोर्थ में दिया हुआ है घने जंगल वाले क्षेत्र। पूछ रहा है आपसे कि उपर्युक्त क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कम आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो बात करें हम लोग पहला ऑप्शन के बारे में कि पहाड़ों की खड़ी ढलान, तो क्या यहाँ पे कम आबादी देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, तो मुश्किल से यहाँ पे बहुत कम आबादी देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है रेगिस्तानी इलाके, यहाँ भी आबादी कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ भी हमारे लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं। बात करें नदी घाटियाँ, तो नदी घाटियाँ ठीक है और मैदान, इसके आसपास देखेंगे परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, और यहाँ के आसपास जो मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे कि आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि घने जंगल वाले क्षेत्रों में भी आपको यहाँ पे कम आबादी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन में 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या में देखिए क्या लिखा है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है ना। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का जो असमान वितरण है, जो कहीं देखेंगे अधिक है कहीं कम है, तो इसकी वो मुख्य वजह क्या है? भूमि और जलवायु का विभिन्न विशेषता, अलग अलग विशेषताओं की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि उबड़ खाबड़ होना, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके। आमतौर पर यहाँ पर देखेंगे कि कम आबादी वाले लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र कैसा होता है? निर्जन क्षेत्र होता है। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं, इसीलिए ये दुनिया की घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भूमि उपयोग प्रतिरूप निर्धारित किया जाता है। भूमि उपयोग का जो प्रतिरूप है वो किससे निर्धारित होता है? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु या फिर उपर्युक्त में से सभी? याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चाहे वह स्थलाकृति हो, मृदा हो या फिर जलवायु हो। ये सभी देखेंगे कि भूमि उपयोग प्रतिरूप निर्धारित किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग प्रतिरूप का महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहलाती है या मृदा कहते हैं। सेकेंड कथन दे रखा है कि मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और अपक्षय से हुई है। थर्ड कह रहा है कि अनावृत चट्टानों का टूटना और विघटित होना अपक्षरण है। बताना है उपर्युक्त कथनों से कौन सा कथन सही है। चलिए तो बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन क्या दिया है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। बिल्कुल कथन सही है ना। पृथ्वी के जो पृष्ठ है ना, ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, वहाँ पे देखेंगे दानेदार जो कण होते हैं, छोटे छोटे महीन जो कण होते हैं, उसकी जो आवरण बिछी हुई है, उसी पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। बिल्कुल सही है ना।
सेकंड कह रहा है कि मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और अपक्षय से हुई है। बिल्कुल सही है। मृदा का जो निर्माण हुआ है तो भूमि पर पाए जाने वाले जो चट्टान होते हैं उससे जो खनिज जो प्राप्त होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, तो उसके टूटने फूटने से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि अनावृत चट्टान, अनावृत मतलब होता है जो कि ढका हुआ नहीं है ना। तो ऐसा चट्टान जो अनावृत है का टूटना और उसी का विघटित होना ही क्या कहलाता है, अपक्षरण कहलाता है। तो ये भी सही है। अनावृत चट्टानों का टूटना और विघटित होना ही क्या है, अपक्षरण होता है, उसे अपक्षरण कहते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही दिख रहा है। तो हम लोग इसका आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह जमीन से काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ है। भू आकृतियाँ मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करती हैं। मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और अपक्षय से हुई है। तापमान परिवर्तन, शीत क्रिया, पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा अनावृत चट्टानों का टूटना और विघटित होना अपक्षरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। पहले दे रखा है जलवायु, सेकंड है जनक शैल, थर्ड दिया है समय, फोर्थ दिया है जैव पदार्थ और पांचवा दिया हुआ है स्थलाकृति। बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक होता है। दिए गए में ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कारक जो है ऐसा है जो कि मृदा निर्माण में सहायक होता है। बात करें हम लोग ऑप्शन के बारे में, तो इससे पहले ये जानते हैं हम लोग कि मृदा निर्माण में जो मुख्य कारक निभाते हैं ना, वो जनक शैल होते हैं, यानी जो प्रमुख शैल होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मृदा निर्माण में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो दी गई हैं, जलवायु और जनक शैल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा समय के साथ मृदा का निर्माण होता है, अचानक तो निर्माण होता नहीं है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पे चलिए दिखाते हैं आपको मैप पर या फिर PDF फाइल पर दिखाते हैं। यहाँ पे देखें NCERT बुक में साफ लिखा हुआ है कि केवल 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मृदा निर्माण जो होता है उसमें समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। क्योंकि देखिए लिखा है, साफ लिखा है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा का बनाना है, निर्माण होना है जो होता है, उसमें निर्माण होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, 100 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं, है ना। तो समय यहाँ पे एक फैक्टर है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। तो समय भी होगा, साथ साथ में यहाँ पे जैव पदार्थ भी होगा और स्थलाकृति, वहाँ की जो स्थलाकृति है ना, स्थल का जो क्रिया आकृति है वो कैसी है, तो भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है मृदा निर्माण होने में। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। एक देखेंगे कि मृदा निर्माण होने में जो सहायक जो कारक हैं ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है कि मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं जनक शैल की प्रकृति और जलवायु। अन्य कारक क्या है, स्थलाकृति है, जैव पदार्थ है की भूमिका है, और मृदा निर्माण की संरचना के लिए लिया गया समय, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए एकांतर कतारों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को अंतर फसल कहा जाता है। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए एकांतर कतारों में लगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को अंतर फसल कहा जाता है। सेकेंड कथन कह रहा है कि पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखा के समानांतर जुताई के लिए प्राकृतिक अवरोध के निर्माण को रक्षक मेखला कहा जाता है। बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें हम लोग यहाँ पहला कथन के बारे में, दिया है कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए एकांतर कतारों में, एक को छोड़ करके एक, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक फसल लगा दी, कोई दूसरा फसल लगा दी, फिर ये जो फसल लगाए थे यहाँ पे लगाएंगे, फिर इस तरह से यहाँ पे कोई ये वाला जो फसल लगाए थे यहाँ पे लगाएंगे। तो एकांतर मतलब ये हुआ कि एकांतर कतारों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को अंतर फसल कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, NCERT बुक जब पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए एकांतर कतारों में लगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को क्या कहा जाता है, अंतर फसल कहा जाता है। तो ये कथन सही है। सेकेंड कह रहा है कि पहाड़ी ढालों पर समुच्च रेखा के समानांतर जुताई के लिए प्राकृतिक अवरोधों के, फिर से सुनिएगा, पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखा के समानांतर जुताई के लिए प्राकृतिक अवरोधों के निर्माण को रक्षक मेखला कहा जाता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है। पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखा के समानांतर जुताई के लिए प्राकृतिक अवरोधों के निर्माण को क्या कहा जाता है, समुच्च रेखीय जुताई कहा जाता है, ना कि रक्षक मेखला कहा जाता है। रक्षक मेखला क्या है, तो देखेंगे कि खेतों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए
मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके से खेतों के किनारे किनारे, ठीक है, इस पर क्या लगाए जाते हैं, पौधे लगा दिए जाते हैं, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन ना हो सके, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रक्षक मेखला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं, ज़्यादातर मान लेते हैं कि इस तरह से हमारा खेत है, इधर से हवाएं चलती हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पौधा लगा देंगे, ये क्या कहलाएगा, रक्षक मेखला कहलाएगा, ठीक है। तो सेकंड कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। समोच्च रेखा का मतलब होता है कि समानांतर जुताई, जिससे कहने मतलब है कि इस तरीके से कहीं पहाड़ होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसका खेती करेंगे चारों तरफ, ठीक है। इस तरह से जुताई करके चारों तरफ करके हम लोग क्या करते हैं, समानांतर जुताई करके उस पर खेती करते हैं, ठीक है। तो उसे कहा जाता है समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। तो सेकेंड कथन यहाँ पे गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है अंतर फसल के बारे में कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतार में एकांतर कतार में उगाई जाती हैं, ठीक है। और समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। रक्षक मेखला क्या है, रक्षक मेखला कहता है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष जो है वो कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा क्षरण को रोका जा सके, ठीक है। रक्षक मेखला क्या कह रहा है कि तटीय प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, है ना। वृक्ष को कैसे क्या लगाया जाता है, कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा क्षरण को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। तो जो वैदिक कृषि होता है वो उसी के तरह होता है, वहाँ पे ही देखेंगे कि ये दोनों लगभग सेम चीज़ें होती हैं, वो दोनों का अर्थ यही है कि मृदा अपरदन को रोकना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है अलवन जल केवल 2.7% है। सेकेंड कह रहा है कि लगभग 70% अलवन जल बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि केवल 1% अलवन जल ही मानव भोग के लिए उपयुक्त है। बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दिया हुआ है कि अलवन जल केवल 2.7% है, बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है कि अलवन जल केवल कितना है, 2.7%, जो कि मानव के लिए उपयोगी है, ठीक है। और सेकेंड कह रहा है कि लगभग 70% जो अलवन जल है बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है, ये भी कथन सही है। लगभग 70% अलवन जल जो है वो बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कुल हमारी पृथ्वी पर अगर 100% जल है, 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो 100% में से 2.7% क्या है, अलवन जल है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि 2.7 लीटर क्या होगा, इतना लीटर जो है वो क्या होगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि 2.7% जो होगा वो क्या है, अलवन है। बाकी कितना हो जाएगा इधर 96.3, ठीक है। 96 और 2 कितना हो जाएगा, 98, 99, 97 हो जाएगा ना, 97.2, ठीक है, 2 नहीं 3। तो इतना हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लवण जल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे लिए अलवन जल, ठीक है। अब इसका जो इतना है ना, इसका 70% जो हिस्सा है, ठीक है, 70% जो है वो कहाँ पे है, वो बर्फ़ के चादरों और ग्लेशियरों में स्थित है या पाया जाता है। और 70% में से 70% तो हो गया, 30% जो है वो कहाँ पे है, 30% देखेंगे कि नदी झरनों में जो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जिसका हम लोग पीने के लिए, खेती वगैरह का इस्तेमाल करने में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। इसके बाद हम लोग लेते हैं अगला कथन कि केवल 1% लवण जल ही मानव भोग के लिए उपयुक्त है, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। केवल 1% ही ऐसा लवण जल है जिसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं और उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यह अवस्थित है कहाँ पे है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्या लिखा है कि अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, यानी वहाँ के लोग क्या करते हैं, पानी खरीद करके इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। यह कहाँ अवस्थित है,
राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो याद रखना है ये स्थित है गुजरात में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा 1.25 लाख की आबादी वाला सौराष्ट्र क्षेत्र के गुजरात में अमोले शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः लोग निर्भर हैं। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल जैवमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल जैवमंडल में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल कथन सही होगा। सेकेंड कह रहा है कि जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। बिल्कुल कथन ये भी सही है कि जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जो भी होती हैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर क्या रहते हैं, संबंधित रहते हैं और उस पर निर्भर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थलमंडल जलमंडल होना चाहिए यहाँ पे और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीव होगा यहाँ पे, जीव जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित रहते हैं। इस जीवन आधारित प्रणाली को पारितंत्र में जाना जाता है, यानी कि पारितंत्र के रूप में जाना जाता है, ऐसा लिखने का अर्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, गिद्ध एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मी माना जाता है। गिद्ध जो है वो एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मी माना जाता है। सेकेंड कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध मृत पशुओं में इबुप्रोफेन के कारण शीघ्र ही गुर्दे की विफलता से मर रहे हैं। गुर्दे की विफलता से, यानी कि गुर्दे जो किडनी होता है उससे खराबी से मर रहे हैं या फिर मर रहे थे। उपरोक्त कथनों से कौन सा बताना सही है? तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। पहला कथन दिया है कि गिद्ध एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मी माना जाता है, तो ये बिल्कुल कथन क्या है, सही है। ठीक है, गिद्ध क्या है, अपमार्जक है, यानी कि सर्फ की तरह है ना, जो क्या करता है, कपड़ों को साफ करता है। उसी तरीके से हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में गिद्ध क्या करता है, मदद करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गिद्ध एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मी है, तो कथन सही है। सेकेंड कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध मृत पशुओं में इबुप्रोफेन के कारण शीघ्र ही गुर्दे की विफलता से मर रहे थे, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इबुप्रोफेन नाम का एक दवा था, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जानवरों को दिया जाता था। तो उसको जब वो मरते थे तो मरने के बाद गिद्ध उसका उपयोग जब खाते थे उस चीज़ को, तो इसकी वजह से देखेंगे कि वो जो जहर था इनमें गिद्धों में भी फैल रहा था और उसमें किडनी क्या हो रहा था, फैल हो जा रहा था, जिससे गिद्धों की मृत्यु हो जा रही थी। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मृत पशुओं को खाने की अपनी क्षमता के कारण गिद्ध एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मी माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुओं का उपचार डिक्लोफेनाक एस्पिरिन, ठीक है, क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा, डिक्लोफेनाक एस्पिरिन, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इबुप्रोफेन, या तो इबुप्रोफेन देखने को मिलेगा या तो डिक्लोफेनाक एस्पिरिन, दोनों में से कोई भी दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इबुप्रोफेन दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, ये है तो ये नहीं होगा, दोनों सही है। यानी कि डिक्लोफेनाक एस्पिरिन का ही नाम क्या है, इबुप्रोफेन। जैसे दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण गिद्ध जो है गुर्दे की खराबी से मर रहे थे। पशुओं पर इन दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध का प्रयास किया जा रहा है एवं गिद्धों के प्रजनन का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों। अगला सवाल है, शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती हैं, कैसी होती हैं, कठोर, मुलायम, कठोर एवं मुलायम दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर और मुलायम दोनों होते हैं। अगला सवाल, विश्व की कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, 20%, 11%, 22% या 33%? तो याद रखना है 11% इसका सही आंसर है। पूरे पृथ्वी पर जितना भी भूमि है उसका 11% ही कृषि योग्य भूमि है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, भारत की कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, 50%, 57%, 78% या 42%? सही आंसर हो जाएगा 57%, कहीं कहीं आपको 60% देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो इसके आसपास में जो भी डेटा होगा उसको आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीर्थ स्थलों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो तीर्थ नहीं होगा, यहाँ पे तीर्व होगा। क्या होगा? तीर्व। तीर्व मतलब तीखा, इस तरह तीखा जो ढलान होता है ना, तो इस तरीके से तीर्व स्थलों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रक्षक मेखला, मल्चिंग या समोच्च रेखीय जुताई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है। रक्षक मेखला तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे समतल एरिया होता है, जहाँ पे पवन की जो गति होती है, तेज़ गति होती है, जिसकी वजह से मृदा अपरदन होता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग रक्षक मेखला का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो कि खेत के किनारे किनारे क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे लगा देते हैं। ठीक है। और मल्चिंग क्या है? मल्चिंग भी देखेंगे कि मृदा अपरदन को रोकने की एक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे तरीके से पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, तो जो खाली स्थान है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस मृदा को हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जो है उसको बचा के रखते हैं, जिससे वहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है। तो वो होता है मल्चिंग। ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि पेड़ पौधे जो लगे होते हैं उसके बाकी हिस्सों में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से, परवाल वगैरह से या किसी और चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी की जो आर्द्रता है वो बनी रहती है। तो वो भी देखेंगे कि एक मृदा अपरदन रोकने का तरीका हो सकता है। ठीक है। तो मल्चिंग वो चीज़ होता है। और समोच्च रेखीय जुताई हमने पहले बता रखा था कि इस तरीके से जो होता है, पर्वत जो होते हैं या पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ से क्या करते हैं, जुताई करके वहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है। तो ढलान को क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से वहाँ भी बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ भी खेती किया जाएगा, यहाँ भी किया जाएगा, यहाँ भी किया जाएगा। तो इसी तरीके का होता है समोच्च रेखीय की जुताई। तो ये तीर्व स्थानों पर, तीर्व जो स्थल होते हैं वहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल लेते हैं, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, वन मृदा, ऊसर मृदा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दक्कन के पठार पर देखेंगे कि काली मृदा पाई जाती है। अगला सवाल है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, या फिर 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। ठीक है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वन दिवस, याद रखिएगा। और बताइए कमेंट करके कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटेराइट मृदा से, मरुस्थलीय मृदा से। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत का संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है वो किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से। किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है। भारत का उत्तरी मैदान मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है ना, उत्तराखंड है, ये सभी देखेंगे जो कि उत्तरी मैदान जो है वो पूरी तरीके से जलोढ़ मृदा से लगभग बनी हुई है।